दोस्तों, आज हम बात करेंगे दहेज की। दहेज जैसे एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम सब लोगों के दिमाग में एक डर का माहौल बन जाता है। वो चाहे पीड़ित हो, एफआईआर करने वाले हो, या जिनके विरुद्ध एफआईआर की गई हो वो पक्ष हो, दोनों पक्ष हुई दहेज शब्द से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। दहेज शब्द के बारे में आगे बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह शब्द आया कहां से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये हमारे देश में लागू हुआ और इसकी धारा 2 के तहत दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है। दहेज शब्द को उस एक्ट के अनुसार अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा कोई कीमती आर्टिकल, प्रतिभूति या कोई भी ऐसा सामान जो विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है, दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। बड़ी रोचक सी बात है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं, लेकिन इस बारीक सी लाइन तक शायद ही कोई ऐसा है जो पहुंच पाता है। ज्यादातर यही देखने में आता है कि दहेज मांगने वाला या दहेज जो मांग रहा है दहेज को, उसको ही इसका शिकार होना पड़ता है। लेकिन मित्रों, ऐसा भी है कि दहेज को मांगने वाला जितना अपराधी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दहेज को देने वाला भी अपराधी है। अमूमन हम क्या देखते हैं कि दहेज, एक प्रार्थना पत्र अगर पीड़ित पक्ष द्वारा दिया जाता है तो लिखा जाता है कि मेरे पिता ने एक निश्चित अमाउंट का दहेज दिया या गाड़ी दी दहेज में, और उसके बाद जो विरोधी पक्षकार है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो मुकदमा धारा 3, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अलावा 498 के जो भारतीय दंड संहिता की धारा है उसके तहत अमूमन ये मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अगर उस मुकदमे की शब्दों के ऊपर जाएं, जहां पर मुकदमावादी, ये एफआईआर लिखवाने वाला ये कहता है कि मेरे पिता ने दहेज दिया, तो दहेज को देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना दहेज को स्वीकार करने वाला। सजा की अगर हम बात करें तो इस 3/4 के अंतर्गत धारा मिनिमम 5 साल तक की और मैक्सिमम 7 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ जो दहेज के अंतर्गत धनराशि मांगी गई या दी गई, उस धनराशि के अनुसार ही जुर्माने का भी प्रावधान है। यह तो बात रही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की। अब इसके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के जो एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है और इसको इसके साथ ही क्लब किया गया है, उसका भी यहां पर जानना आपके लिए जरूरी है। 498 के इस धारा का मतलब है कि जब कोई विवाहिता स्त्री के साथ उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरतापूर्ण, वो मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, आर्थिक क्रूरता या किसी भी प्रकार की क्रूरता हो सकती है, जैसा कोई कार्य किया जाता है तो वो 498 के तहत आएगी। इसके लिए भी 3 साल तक सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान है। इन सब चीजों के अलावा जो अभी हम लोग सब देखने में आ रहा है कि धारा 406 को भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में जोड़ा जाने लगा है। अब प्रश्न यहां यह आता है कि जहां पर दहेज का मामला है वहां पर 406 कैसे आएगी। 406 के लिए हमें जानना जरूरी है कि 406 आएगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जहां पर कोई सामान किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया और उसने मांगने पर उस सामान को देने से मना कर दिया। वो सामान कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, या अन्य कोई भी सामान हो सकता है। 406 यहां पर इसलिए लगाई जाती है कि कई बार मुकदमा दर्ज कराते समय यह आरोप होता है कि मेरा स्त्रीधन की परिभाषा संक्षेप में शादी के समय स्त्री को दिए जाने वाला धन स्त्रीधन होता है, जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। ऐसी संपत्ति को जो उसे शादी के समय दी गई थी और स्त्रीधन की परिभाषा में आती है, मांगने पर अगर पीड़िता के ससुराल पक्ष द्वारा उसे वापस नहीं किया जाता है तो वहां पर धारा 406 भी इस मुकदमे में लगाई जा सकती है। तो अब ये धारा 406, 498 के भारतीय दंड संहिता की और धारा 3 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, इन सबको मिलाकर मुकदमा दर्ज होता है दहेज प्रताड़ना का। अगर न्यायालय के दृष्टिकोण से हम बात करें तो अब से कुछ समय पूर्व तक दहेज की मुकदमे के अंतर्गत लगभग सभी मामलों में
विरोधी पक्षकार को जेल जाना पड़ता था। लेकिन समय बदला, न्यायालय द्वारा इस विषय में नए नए नवीनतम निर्णय अभी कुछ हाल फिलहाल में भी आए हैं, जिसके अंतर्गत ये एक प्रचलन बढ़ा, एक मनोस्थिति बढ़ी कि अगर किसी भी पक्षकार को, वो हस्बैंड है या पीड़िता की दृष्टिकोण से देखे तो सास, ससुर, ननद, देवर, कोई भी हो सकता है, कि अगर उस पक्ष को आपने जेल भेज दिया तो भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण में किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना समाप्त हो जाती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक वैवाहिक मामला ही है, जिसमें परिवार का विघटन का एक बहुत बड़ा कारण उस पक्षकार का जेल जाना भी हो सकता है। इन सारे तथ्यों को एक तरीके से कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों कुछ निर्णय दिए। उन निर्णय को संक्षेप में, या उन निर्णयों का सार यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध 498 के या 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सर्वप्रथम उस मुकदमे की विवेचना की जाएगी। विवेचना का अर्थ यहां पर न्यायालय का केवल इतना है कि किसी भी दोषी पक्षकार को सजा मिले, और कोई अगर बेमतलब या बिना किसी आधार के मुकदमे में फंसा दिया गया है तो उसको न्याय मिले। कई बार क्या होता है कि वैचारिक मतभेदों के कारण भी लड़की पक्ष द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर पूरे परिवार के खिलाफ, पति के पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इस प्रचलन को तोड़ने के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं। इस प्रकार के मुकदमे दर्ज होने के बाद सर्वप्रथम उन मुकदमों को जिले की मध्यस्थता सेल के पास भेजा जाता है, जहां पर एक टेबल पर बिठाया जाता है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है कि अगर संभावना है, गुंजाइश है कहीं कोई मध्यस्थता की, आपस में भविष्य में एक साथ रहने की, तो उस संभावना को भी देखते हुए उस मुकदमे को समाप्त किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं है तो वो मुकदमा आगे बढ़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स द्वारा समय समय पर जो निर्णय दिए गए हैं, उनका भी सार केवल यही है कि इस प्रकार के मुकदमे जिनसे परिवार विघटन बढ़ता है, किसी प्रकार का भी गलत प्रभाव इस समाज पर ना जाए, क्योंकि अगर गलत प्रभाव समाज पर जाएगा तो समाज विकृत होगा, परिवार टूटेंगे और अंतोतगत्वा उसका नुकसान हम सबको ही भुगतना होगा। मुकदमे के गंभीरता की अगर हम बात करें तो इन धाराओं के अंतर्गत दर्ज मुकदमा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, अजमानतीय है, यानी कि अगर इन धाराओं के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अभी जैसा मैंने बताया कि हाल फिलहाल के निर्णय ना दिए होते तो निश्चित रूप से जेल जाने का प्रावधान रहता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में दहेज के किसी भी मुकदमे से प्रारंभिक स्तर पर घबराने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कानून के अंदर तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पति पक्ष न्यायालय के सामने, उच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष प्रत्येक स्तर पर रख सकता है। जो सच्चाई है, जो वास्तविक तथ्य हैं, उन तथ्यों को न्यायालय के सामने लाने का उसके पास अनेकों स्तर हैं, जहां से इस प्रकार के यदि मुकदमा झूठा है तो उनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, कानून की ऐसी बहुत छोटी छोटी जानकारियां जिनकी जरूरत आपको डेली अपनी जिंदगी में पड़ती है, ऐसी जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लीगल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर इकट्ठा किया गया है। इस चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियोस की आपको समय पर जानकारी हो सके। लीगल सॉल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।